देखो अपन ने कल क्या पढ़ा था, हमारी बदलती पृथ्वी का अध्याय चल रहा है अपना, और इसके अंदर अपन ने कल भूकंप के और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया था, है ना। ये कौन कौन सी की विधियों से आते हैं, किस किस कारण आते थे। अपने कल दो विधियां पढ़ी थी, कौन कौन सी, दो कारण पढ़े थे, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। दो तरह के बल काम करते हैं इसके अंदर, एक तो आंतरिक बल और एक बाहरी बल। बाहरी बल दो बल काम करने देखे थे अपन ने। तो अब ये बताओ आंतरिक बल तो कौन कौन से थे और बाहरी बल कौन कौन से थे। हाँ बताओ बेटा। आंतरिक प्रक्रियाएं के अंदर होने वाले परिवर्तन होता था, जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ठोस भाग, फिर उसके नीचे थोड़ा नहीं, देखो बेटो, देखो अपन ने कहा जाता है, और ज्यादा ही हलचल होती है पृथ्वी में तो भूकंप आता है, इसे आंतरिक बल कहते हैं। बैठो बेटा, देखो अपन ने आंतरिक बलों के अंदर देखे थे, एक तो भूकंप आना है, भूकंप आना, भूकंप बाहर से थोड़ी आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है। ज्वालामुखी आना, ज्वालामुखी बाहर से थोड़ी पैदा होता है, पृथ्वी के अंदर से आता है, गर्भ से, है ना। ये तो कौन से हो गए, आंतरिक बल। और अपन ने देखे थे बाह्य बल। बाह्य बल जैसे जो भी सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा मिलती है, तापमान मिलता है, उसके माध्यम से जो यहाँ पे चट्टानें होती है उनमें चटकन आ जाना। जैसे एक बात बताओ, आपको कोई भी चीज को तुरंत ठंडा करे गर्म करे, तड़क जाती है ना चीज, कुछ चीजें तड़क जाती है ना, वैसे ये चट्टानें भी तड़कती है। और कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे मान लो कोई सेल है या कोई भी चीज ऐसी है जिसमें पानी डाल दिए, पानी डालने से पूरी चीज खराब। अरे मिट्टी का एक डला है, मिट्टी के डले में जैसे पानी डालोगे बिल्कुल फैल जाएगा पूरा, फैलेगा ही नहीं फैलेगा। कुछ ऐसी चीजें होती है, काफी चीजें होती है ऐसी, है ना। तो ये क्या हो जाती है, हवा के कारण, पानी के कारण, है ना, और सूर्य के तापमान के कारण। और जैसे रात को ठंड पड़ती है, जैसे दिन में तो पड़ गई भयंकर गर्मी और रात को पड़ गई भयंकर ठंड, तो सर्द गर्म होती है, ठंडी चटकन से क्या होता है, दरारें पड़ती है, मतलब उनमें चटकन की पापड़ी उतर जाती है, किनकी, चट्टानों की। अपना पर्वत होता है, देखा आपने कभी पर्वत के ऊपर जाके देखा, तो आप देखते हो कि पर्वत के ऊपर छोटी, मतलब पर्वत की जो चट्टान है उसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे फरकचे जानते हो, उसकी पपड़ियां उतरी हुई मिलती है, थोड़ी थोड़ी वो होता है ना। वो क्यों उतरती है, हवा, तापमान, दाब, है ना, और पानी, और दूसरी बात क्या, ठंड पड़ती है। इन वजह से क्या होती है कि इनकी परतें क्या होती है, उतरती रहती है। तो अपन ने कल ये बात देखे थे कि एक तो आंतरिक बल काम करेगा और एक बहिर्जात बल काम करेगा। आंतरिक बलों के अंदर अपन ने भूकंप और ज्वालामुखी कल देख लिया था, क्योंकि जो भी अपने पर्वत वगैरह ये सब ज्वालामुखियों से निर्मित होते हैं। जब एक गाढ़ा मैग्मा निकलेगा तो ज्यादातर पर्वतों का निर्माण बनेगा। भाई गाढ़ा बनेगा तो उससे किन का निर्माण होगा, पर्वतों का होगा, भी नहीं होगा। और अगर मैग्मा वो रहेगा पतला, तो वो क्या होगा, जमीन पे ज्यादा फैलेगा, तो उनसे किनका, पठारी भाग का निर्माण होगा, किनका, पठारी भाग होगा। कई जगह आप देखते हो कि कई जगह मिट्टी नहीं होती, सीधे जमीन पथरीली जमीन होती, खेत में भी पत्थर होते, पथरीली जमीन होती है कई जगह, है ना। वो जमीन क्यों होती, क्योंकि वहां पर लावा कैसा था, पतला लावा था। क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ फैल गया। और जैसे मान लो अपने पास में डूंगर खूब देखते हैं, पर्वत देखते हैं, तो ये कैसे बने, ये गाढ़े, कौन सा लावा था इनमें, गाढ़ा। ये बातें देख लिए। अपन ने सीस्मोग्राफी देखा था कल, भूकंप मापने का यंत्र देखा था ना। अब अपन देखेंगे कि मुख्य स्थलाकृतियां, जो मुख्य स्थलाकृति होती है उनके कार्य देखेंगे। और अब देखो, सबसे पहले अपक्षय एवं अपतन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार क्या होती रहती है, एक तो अपक्षय होगा और एक क्या होगा, अपर्दन। देखो अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय के अंदर क्या होते हैं, वो चट्टानें वहीं पे टूट के वहीं पे रह जाती है। वो उनका मतलब कोई भी चीज एक संगठित रूप में है। मतलब मान लो अपन ने जस्ट चर्चा की थी, एक मिट्टी का डला लेंगे अपन सबसे पहले, है ना। मिट्टी का डला बिल्कुल संगठित है, और अपन खींच के दे तो लगे ना बहुत भयंकर, तो सारी मिट्टी उसको उठाएंगे तो पूरी मिट्टी उठेगी कि नहीं उठेगी। जैसे मान लो एक मिट्टी का डला है ना, सबने देखा हुआ मिट्टी का डला। अरे मिट्टी को डगड़ो, जानो जो ना, उदाहरण के लिए लाडू कौन कौन खाया हुआ है,
आप सब खाए हो ना। अब मान लो अगर लाडू पूरा बंधा हुआ है तो बंधा हुआ तो पूरे को उठाओगे तो पूरा आओ एक बार में मुंह में जाएगा, पूरा ही जाएगा, नहीं जाएगा। अगर भाई साहब उसके दाने अभिषेक के साथ ने उसको जमा के मचल दिया, उसके ऊपर दाग लगा दिया है, या फिर हो सका तो वो पानी गिर गया उसके ऊपर, गीला हो गया, पानी में हो गया है, तो क्या हो गया, फूट जाएगा। और फूट जाएगा तो एकदम जैसे उठाओगे तो पूरा उठेगा क्या, 2-4 बार उठाने पड़ेंगे उसको, है उठाने पड़ेगा ना। और जहां 2 लाडू खाओगे वहां एक ही खाना पड़ेगा, है। तो ये क्या होता है कि जैसे मिट्टी, जैसे वो लड्डू पिघल गया, वैसे इन अनेक पृथ्वी की अनेक बलों के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये चट्टाने जो संगठित रूप में वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है वो चट्टाने ने। जैसे मिट्टी के ऊपर जैसे पानी गिरा तो वो क्या बिल्कुल पिघल गई, बिल्कुल पूरी हो गई। अब पहले तो अपन पूरे डगल को उठा रहे थे, अब उस पूरी जो डगल की जितनी मिट्टी थी उसको अब सारी को एक साथ उठा सकते हैं क्या, नहीं उठ पाएगी वो ना, एक बार से उठाना चाहे तो, क्योंकि बहुत फैल गई वो, बिल्कुल बारीक बारीक कणों में हो गई। तो अपन ये देखेंगे अक्षय के अंदर क्या होती है कि वो जैसे मिट्टी पूरी तरह पिघल गई, वो अपना लड्डू है, लड्डू फूट के अपने पत्तल में रह गया, है ना। और फिर उसके बाद में होता है अपर्दन। अब जैसे ही मान लो जैसे पानी ज्यादा बह गया, मान लो कोई गलती से ज्यादा गिलास डुल गया, या फिर कोई पानी डालने वाला है, सब्जी डालने वाला है, आया ज्यादा पानी आपकी पत्तल में होना नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो जो आपके लड्डू के टुकड़े टुकड़े होते हैं वो क्या बह के बाहर चल जाएंगे, जाएंगे ही नहीं जाएंगे मिट्टी, तो वो क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा उसका, उस जगह से कट गया वो, है ना। जैसे मिट्टी का आप मान लो उदाहरण के लिए बरसात के दिनों में मिट्टी संगठित रूप से पट रहती है, अपने मकान के आगे मिट्टी जमी हुई रहती है, और जैसे बरसात आई तो बरसात के पानी के साथ साथ वो मिट्टी भी वहां से कट के चल जाती है, वो छोटे छोटे दोहरे से निर्माण हो जाते हैं, वहां पे नालियां बन जाती है ना छोटी छोटी सी, है ना। तो वही क्या आता है, पानी से अपर्दन हो रहा है। कभी कभी बार देखते हो कि आप यार हवा से भयंकर हवा आए तो यहाँ से मिट्टी उड़ा ले गई, उड़ जाती है मिट्टी भी, कई बार हवा से भी मिट्टी उड़ जाती है ना। तो अपक्षय और अपर्दन का मतलब समझ गए आप। नामक 2 प्रकर्मों द्वारा ये समस्त भूदृश्य होते हैं ना, प्रकृति के सभी भूदृश्य, इनका क्या होता है, निर्माण होता है, इनका अपर्दन होता है। विकट और पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है, और सेलों के टूटने से किसकी प्रक्रिया होगी, अपक्षय की प्रक्रिया होगी। अब क्षय होना मतलब उनका क्या होना, विघटन होना, टुकड़ों टुकड़ों में टूटना। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को क्या कहते हैं, अपर्दन, क्या कहेंगे उनको। और जो ये क्षय हो गया, वो टूट गए, बिखर गए, और वो बिखरने के बाद अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो अपना कमरा है, अगर यहाँ से भयंकर हवा चले अभी तो यहाँ मिट्टी मिट्टी हो जाए, तो क्या ला रही है अपने साथ, अपर्दन ला रही है, ला रही नहीं ला रही भाई। उनका टूटना तो क्या हो गया, अपक्षय। और अपक्षय के होने के बाद अगर वो किसी के साथ मिलकर, पानी के साथ, हवा के साथ, इनके साथ मिलकर बह रही है, तो उनका क्या हो गया, वो अपर्दन हो गया, उनका अपर्दन हो रहा है। पवन, अब ये कौन कौन करते हैं, जल करता है, पवन करते हैं, हिम करते हैं। पवन का मतलब हवा, जानते हो हवा का पर्यायवाची पवन है। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, और फलस्वरूप जाके मान लो नदी अपने साथ, कोई भी जो भी नदी बह रही है मान लो, और नदी अपने साथ बहुत सारी चीजों को ले गई, जो भी रास्ते में आए सब पानी को, मिट्टी को, पत्थरों को, सबको बहा के ले गई, और आखिर में जहां पे जिस समुद्र में जाके गिरेगी वहां पे उसके पास से ले जाके उसको जमा कर देती है। जो देखते अपने टापू का निर्माण हो जाता है, द्वीप का निर्माण हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ये आखिरी में ले जाके एक जगह या तो उसको निक्षेपित कर देते हैं, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ देते हैं कई बार। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर क्या कर देते हैं, निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए यही हवा, अपर्दन और निक्षेपण के कारण, उदाहरण के लिए जैसे मान लो आप कोई भी पर्वत देखा है आप लोगों ने, सभी ने, किस किस ने देखा है बेटा पर्वत, सबने देखा है। पर्वत का मतलब डूंगर, डूंगर कौन कौन देखा है, सब देखे। अब आपने देखा होगा डूंगर के अंदर मान लो कहीं से पानी, मान लो बरसात के दिनों में कहीं एक जगह से पानी आता होगा,
है। तो जिस जगह से पानी आता है उस जगह बिल्कुल नाला सा बन जाता है उसमें, वहां से गहरा हो जाता है उसमें अंदर, है ना। होता है कि नहीं होता है, बाकी साइडों में से ऊंचा रहेगा लेकिन जहां से पानी आ रहा है वहां से बिल्कुल घिस जाएगा। होता है कि नहीं होता है, अलग से एक आकृति का निर्माण हो गया, हो जाता है ना। और लगता है यार घसड़ पट्टी बन गई, हो जाता है ना। और जैसे मान लो कई कई जगह पानी बहता है, पानी के साथ साथ आपने देखे होंगे उसके अंदर पत्थर बहते हैं, और पत्थर आपने जैसे बजरी के अंदर देखे होंगे बिल्कुल गोल गोल पत्थर हो जाते हैं, गोल गोल होते हैं। वो पत्थर गोल कैसे होते हैं, वो किसी ने घिस घिस के गोल थोड़ी किया है उनको, वो बेटा पानी के साथ जैसे जैसे पानी के साथ पर्वतों से हम नदी निकलती है तो उसके साथ जो भी पत्थर वगैरह ये होते हैं उनको सबको अपने साथ भाग लेते, क्योंकि शुरुआत में नदी का वेग बहुत तीव्र होता है, तो तीव्र होने के कारण वो सब पत्थर वत्थर उनके साथ आ जाते हैं। और पत्थर उसके साथ आने के बाद वो जैसे जैसे गुड़ेंगे ऐसे ऐसे गुड़ते चलेंगे, तो गुड़ गुड़ के जैसे मान लो उसके कभी यहाँ से टूट गया, कभी वहां से टूट गया, कभी यहाँ से टूट गया, जैसे गुड़ गुड़ के गोल हो जाते हैं पूरे बेटे। और गोल होने के बाद फिर क्या हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं, फिर पूरे पूरे गोल हो गए तो और भी तेज गति से बहेंगे, है ना। और जैसे तेज गति से बहेंगे तो और ज्यादा उसका बजरी का निर्माण होगा। और जैसे जैसे बहते जाएंगे तो कहीं एक जगह गड्ढे हैं जहाँ आगे रुक जाएंगे, या फिर उसके मानव के द्वारा उसको बजरी को अपन उठा के ले जाते हैं, या तो नदियों में से खोद के लाते हैं, या फिर जैसे मान लो समुद्र तट का तो अपना आसपास का इलाका है नहीं, लेकिन ये नदियों के अंदर जैसे मान लो बहुत चौड़ी नदी होती है वहाँ पर, है ना, गहरी होती है, वहाँ आके ये जम जाते हैं और यहाँ से इनको उठा के लेके आते हैं। ये तो और आगे हो सकने में तो और भी आगे जाते रहे, लेकिन उनको अपन वहीं पे रोक लेते हैं इनको। जैसे मान लो नदी के अंदर बीच में वहीं पे थोड़े से गड्ढे वड्ढे कर दिए तो वहाँ के सबसे पहले वो गड्ढा भरेगा, फिर बाद में पानी चलना शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, वैसे होता है इसका। और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अपन देखते हैं कि यार ये डूंगर की आकृति कैसी क्या है, शानदार है यार, ये मृदा को देख, कई कई देखते अपने नाली कट जाते हैं, नालों का निर्माण हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, क्या नदी का निर्माण हो गया कई कई जगह। आज पानी बहा, अपने बरसात के दिनों में जब अपने घर के आगे से पानी बहता है, हो सकता है कहीं पे कटाव लग जाता है तो नदी कैसे नाले नाले बन जाते हैं, नहीं बनते हैं, बढ़ते हैं। तो ऐसे ये हवा, ये पानी, ये सब चीजें क्या किनका निर्माण करती है, जो भी ये स्थलाकृतियां दिखाई देती है उनका निर्माण करती है ना। अब देखो नदी के कार्य देखेंगे सबसे पहले अपन, मुख्य स्थलाकृतियों के अंदर देखेंगे, जो सबसे पहले देखेंगे अपन नदी के क्या क्या कार्य होते हैं। नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन करता है। नदी का जल किसका अपर्दन करता है, भूमि का, भूमि का अपर्दन करता है। अपन ने जस्ट बात की थी कि जैसे पर्वतों से आते हैं तो पर्वतों को क्या करते हैं, घिसते हैं, पर्वतों के साथ जो भी पत्थर आ गए उनको घिस देते हैं, घिसते हैं नहीं घिसते हैं। तो नदी का जल भूदृश्य भूमि का क्या करता है, अपर्दन करता है। और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थानों से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे मान लो जलप्रपात, जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये स्थल भाग है, यहां से नदी ऐसे जाके और फिर यहां से स्थल भाग है। अब मान लो नदी यहां से बह रही है और यहां से डायरेक्ट पानी नीचे गिरता है, तो यहाँ पे क्या बना रही है, मतलब जहां नदी एक साथ लगभग 90 डिग्री के आसपास का कोण बनाती है, समकोण की जैसी आकृति बनती है, वहां पे किसका निर्माण होता है, जलप्रपात का। मान लो ये सर्वाग ऐसा रहेगा, समझ गए। तो ये क्या बन रहा है, जलप्रपात। जैसे नदी है यहाँ बिल्कुल 90 डिग्री की आकृति में, जैसे एक साथ पानी नीचे गिरता है ना, फिल्मों में देखते हुए कई कई झरने वगैरह ऐसे चलते रहते हैं ना, तो वो उसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल, जलप्रपात। कठोर सेल जल की शक्ति द्वारा काटे हुए मृदु सेल, और उसके अंदर क्या होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये जल यहाँ गिरता है तो इसमें से क्या है, ये चट्टान काटने लग जाती है। जैसे मान लो एक बात होगा, यहाँ पानी गिरता रहेगा तो उससे क्या होगी, ये चट्टान क्या हो जाएगी, फूट जाएगी, ऊपर से फूट जाएगी और यहाँ पर गहरा गड्ढा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ से कूदेगा तो धीरे धीरे इसका अपर्दन होकर ये वापस ऐसे हट जाएगा और ऐसे हो जाएगी,
होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये धीरे धीरे पानी आता है, पानी से कट रही है ना। और फिर जैसे ये नदी इधर से धीरे धीरे यहां से बहने लग जाएगी। समझ रहे हो बात? तो ये इन चट्टानों का अपर्दन करता है कौन? जल। और इस प्रकार ये किसका निर्माण करती है? जल प्रपात का निर्माण करती है। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के कई बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखो, और नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, किसमें? मैदानी क्षेत्र किसे कहेंगे बेटा? मैदानी क्षेत्र किसे कहेंगे बताओ? देखो, ऐसा क्षेत्र जहां पर ऊंची ऊंची स्थलाकृतियां नहीं हो, पर्वत नहीं हो या फिर गहरे गर्त नहीं हो, ज्यादातर क्या हो? समतल मैदान हो। समतल मैदान तो सब जानते हो, समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे मान लो ये एक तरह से पूरा समतल। एक बात बताओ, एक तो ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है, ये मैदान कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों? इसमें तो बहुत ऊबड़ खाबड़ समतल मैदान ही है। इस वजह से नदी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी तो ये सामने आ जाएगा, है यहाँ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, ऐसे। तो ये मैदान नहीं है। मैदान कौन सा रहेगा? ऊपर वाला क्षेत्र बना दिया। मान लो हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी नहीं, ऐसा रहेगा समतल क्षेत्र। अब इसमें क्या होती है? जब भी नदी बहती है तो कभी भी आपने कोई भी नदी कैसे बिल्कुल सीधी हुई बहती हुई नहीं देखा होगा? देखा क्या? नदी बहती है ऐसे, बहती है। और कभी आपने सांप को देखा क्या? सांप को सीधा चलता हुआ? सांप ऐसे पले देखा काफी चलता है, चलता है ना? कैसे चलता है? आपस में ऐसे घूम घूम। तो नदी भी शायद उसी की तरह चलती है। तो इसी तरह से कौन सी कहते हैं? विसर्ग। जैसे मान लो नदी यहां से बह रही है तो ये इनका निर्माण हो रहा है, विसर्ग होगा। तो इन्हें क्या कहेंगे? विसर्ग। ये जिस प्रकार से नदी ऐसे बहती है ना, तो इन्हें क्या कहेंगे? नदी विसर्ग। है ना? समझ गए बात? नदी कभी भी सीधी नहीं बहती, ऐसे टेढ़ी बाकी बहती है, तो उसे नदी विसर्ग कहेंगे। जैसे इस प्रकार इस लागत का निर्माण हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? नदी विसर्ग। और जैसे मान लो ये तो नदी विसर्ग हो जाएगा, इसके आखिरी में तटबंध रह जाएंगे। मतलब जो नदी के किनारे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? तटबंध। और इसमें से दो तरह की चीजों का निर्माण हो जाए। अब कभी कभी बार क्या होता है कि नदी अपना मार्ग बदल लेती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये नदी बह रही है, अब नदी बहती बहती मान लो कभी कभी बारिश का पानी तीव्र गति से चलता है, तो ये क्या रहता है? जैसे यहाँ से टकराएगा पानी, यहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से टकराता रहेगा ना, तो यहाँ जाएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ से होती 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 और ये बिल्कुल यहाँ से नदी यहीं से बहने लग जाएगी धीरे धीरे। अब ये ऊपर से आना यहाँ से बंद हो जाएगी, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये नदी ऐसे कैसे रहेगी यहाँ पे, है ना? तो इसे क्या कहेंगे? चाप झील। क्या कहेंगे? चाप झील। चाप झील। इसे चाप झील क्यों कहेंगे बताओ? एक बात बताओ, आप कोई भी प्रकार से अगर मान लो चाप काटते हो तो ऐसे तो काटते हो, ऐसे ही काटते हो ना, ऐसी चाप की इसी की तरह की झील भी वैसी है। वो प्लीज सर मेरे को बताइए, है ना भाई? वो झील भी ऐसी है, आप जैसे चाप काटते हो वैसी झील है। तो इसी वजह से ये इसे क्या नाम देते हैं? चाप झील कहते हैं। समझ गए बात? कि जैसे मान लो पानी टकराता हुआ आए बिल्कुल एक साथ, फिर क्या होना? सीधा ही बहने लग गया पानी, और फिर यहाँ से फिर और थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा घुमाव कम कर लिया। मान लो ज्यादा घुमाव तो घुमाव वो धीरे धीरे काटता वो धीरे धीरे एक साथ फिर सीधा निकल जाता है। कभी दोहरे टूट जाते नहीं कई बार, वो दूसरी जगह से निकाल लेते हैं। वैसे नदी भी क्या होती है? जैसे ज्यादा घुमाव को छोड़ के और फिर बिल्कुल एक थोड़ी सी और सीधी हो जाती है उसके अंदर, तो उसे क्या बन, और फिर जो वो पहले से पानी बह रहा था वो इसके तो रास्ते हो गए अवरुद्ध, जब तटबंध हो गया क्योंकि मिट्टी आ गई यहाँ पे जमा हो गई और इसमें पानी भरा रह गया। इसमें क्या रह गया? पानी भरा, और पानी भरा रहने के बाद इसका निर्माण हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं।
देखो, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प। जो ये मोड़ दिखाई दे रहे ना आपको, ये बल दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, उन्हें क्या कहेंगे? विसर्प। क्या कहेंगे बेटा? ये भूगोल के शब्द हैं। अपन तो क्या कहेंगे? सांप की तरह बड़खारी है, लेकिन उनको क्या कहेंगे? विसर्प। सर्प का मतलब सांप होता है, सर्प के जैसे विसर्प, है ना। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण होता रहता है बेटा। अब एक बात बताओ, नदी ये तो विसर्प तो बना ली, लेकिन जब बहेगी तब भी अपर्दन करना रोक देगी थोड़ी, वो तो फिर भी मिट्टी बहा के लेके जाएगी उनके साथ। और लगातार ये अपर्दन होता है, और लगातार अपर्दन होते रहने से फिर क्या होता है? विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। विसर्प लूप का मतलब हो गए, जैसे मान लो वो एक से दूसरे की जगह छोड़ के अपन ने वो चाप झील बनाई है ना, उनके निकट आ जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। और ऐसे जैसे इनके किनारे आपस में एक हो गए तो साइड की तो अलग ही रहेगी, है ना। और फिर ये किसका निर्माण हो गए? चाप झील का। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, और कभी कभी क्या है, नदी अपना मार्ग बदल लेती है, तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या आ जाती है? बाढ़। अब क्योंकि अब जब नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया तो बाढ़ आएगी। पहले एक बात बताओ, अपन सोच रहे हैं कि यार नदी का रास्ता तो वहां से और उसके किनारे पे दूसरा मकान से दूर जाके थोड़ा सा मकान बना लिए, और भाई साहब नदी ने जब रास्ता ही चेंज कर लिया तो वो तो फिर बाढ़ ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हो, अपन ने जस्ट ये देखा था, पहले नदी यहां से जा रही थी, ये से होके जा रही थी। अब यहाँ पे मान लो कोई भी आदमी बच सकता है, आराम से रह सकता है, रह सकता है ना। अगर यहाँ पे नदी रह सकता है तो अगर नदी धीरे धीरे इन विसर्पों को, तटों को काटती जा रही है, काटती जा रही है, काटती जा रही है, और धीरे धीरे नदी अपना रास्ता यहीं से बना ले, तो एक बात तो यहाँ फंस रहे तो उनके लिए तो बाढ़ आ गई ना, आएगी नहीं आई। अब ये तो झील बन गई उधर की, तो इसके तो फिर मिट्टी जमा होगी, यहाँ तो गई, यहाँ गई, और ये ऐसे कैसे झील बन गई और अब नदी रास्ता यहाँ से बहने लगी भाई साहब। तब ये क्या हो गया? बाढ़ आ गई क्षेत्र के लिए। अर्थात समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे किस नाम से जाना गया है? चाप झील के नाम से। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। और जैसे बाढ़ आएगी, बाढ़ के साथ साथ नदी का पानी बह रहा है, तो पानी के साथ उसके साथ भी मिट्टी रहती है, उसके अंदर मिट्टी के बारीक कण होते हैं, और वहां पर क्या कर देती है? उनको जमा कर देती है, जहां से बाढ़ आई थी। निक्षेपित यानी जमा कर देती। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। निक्षेपण का मतलब जमाव कर देती है, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है, और इससे उसका समतल का बाढ़कृत उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि नदी बह रही है, नई नई मिट्टी ला रही है, जो पेड़ पौधे हैं, जीवाश्म है, कई तरह के खाद आ रहे हैं उसके साथ, है जीव जंतुओं का और इनका, क्योंकि वो सबको अपर्दन करके ला रही है ना। और नई उसके अंदर तत्व है, काफी तत्व है, क्योंकि पर्वतों को घिस घिस के आ रहे हैं, नई मृदा बनी है। तो एक बात तो नई मृदा जब काफी उपजाऊ होती है, और जिस मैदान से वो बहेगी, जिस मैदान में बाढ़ करेगी, उसमें क्या हो जाएगा? नई मृदा का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो नई मृदा का निर्माण होने से उसे बाढ़कृत मैदान कहते हैं, और उसमें समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण बनेगा उस क्षेत्र में। जैसे अपन ने इस क्षेत्र के लिए, अपन इसके लिए एक विशेष शब्द उपयोग लेते हैं, एक तो जालोड़, है ना। निर्माण, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं, और नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध। उत्थित का मतलब जो भाग ऊपर उठ गया हो उसे क्या कहेंगे? उत्थित, और वो क्या कहलाएंगे? तटबंध। तट बंद हो गया वहां से, तटबंध। उठा हुआ भाग जो नदी को बंद कर दिया, जिससे वो चापाकार झील का निर्माण किया। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। मान लो अभी जैसे मान लो आपको किसी को भगाना शुरू करे यहाँ से, शुरू में तो जोर से उसमें जोरदार भगेगा, और आखिरी में जाते जाते यहाँ से बोले कि सबको भस्सी तक भागना है, तो यहाँ से लेके थोड़े से आगे तक तो भगोगे जोर से, देखा मैं आगे रहूँ, और आगे जाके फिर पसर जाओगे, हैं। और फिर तो भाई
हैं? फिर तो धीरे धीरे अब तो नहीं चला जाता भाई, देखो हमसे अब तो देखो साहब आराम आराम से चलेंगे, है ना? तो नदी की भी वैसी स्थिति है, शुरुआत में बहुत तीव्र गति से, लेकिन जब आखिरी तक जाती है ना, देखो बेटा वहाँ इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, इसका एक तो ढलान भी कम हो जाता है ना? ढलान कम होने के साथ साथ क्या होती है, इसके साथ जो अपर्दित क्षेत्र है ना, तो वो भी क्या हो जाता है, अपर्दित सामग्री भी ज़्यादा होती है। एक बात का जो तो शुरू में बह रही है उसके साथ तो थोड़े बहुत है, जैसे जैसे ज़्यादा दूर में आएंगे तो उसके साथ और भी सारे मिल जाएंगे, है ना? तो और ज़्यादा मिल जाएंगे तो उसके साथ फिर क्या होंगे, अब एक तो ये अकेले को लेके चले और एक दो चार और 5-7 को और जोड़ के उनका बोझ जोड़ लेके चले, तो जोर तो आएगा ही ना। एक बात है, जैसे मान लो आपको यहाँ से बोले कि आपको बस्ती तक दौड़ लगानी है, तो सबसे पहले आपके ऊपर एक बच्चे का बैग टांग दे, एक बच्चे का बैग टांगे गए तो थोड़े से तेज चलोगे, फिर बोल दे दूसरे बच्चे का और बैग टांग दे आपके ऊपर, थोड़ी सी गति धीरे हो जाएगी, है ना? और फिर थोड़ी सी आगे चल फिर तीसरे का बैग टांग दे, है ना? और फिर आखिर में जाते जाते तो आपके पास बहुत सारे बैग हो जाएंगे और आप तो बिल्कुल बहुत धीरे धीरे चलोगे। अब देखो नदी के उपस्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, और रिवाजी। और फिर क्या देखते हो कि देखो गुरुजी मासूम सीधा सीधे रास्ते पे चला नहीं जाएगा, और आप देखते हो शॉर्टकट रास्ता देखे तो कौन से पे चले, ये सीधा जा रहे इस खेत के तारों में से ही चलते हैं, है ना? वैसे ही नदी भी क्या हो जाती है, छोटे छोटे वितरिकाओं में बन जाती है। जैसे मान लो ये नदी, मान लो जैसे ये नदी थी, जैसे मान लो यहाँ पे सोच लो आप बंगाल की खाड़ी में जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, तो ये नदी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या है, वितरिकाओं में बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आके एक धारा इधर से जाएगी, एक धारा इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। क्यों? इन जगहों पे तो आके क्या हो जाएगी, अवसाद जमा हो जाएंगे। क्या जमा हो जाएंगे? मिट्टी, अवसाद, वही एक ही बात है ना, ये अवसाद जमा हो जाएंगे, और इस वजह से क्या हो जाएगी, फिर ये धाराओं में चलना शुरू हो जाएगी। एक बात बताओ, जैसे अपन खेत के अंदर पानी देते हैं तो क्यारियां बनाते हैं, शुरुआत में तो धोरे से पूरा पानी आता है, और जैसे क्यारी का मुंह में तोड़ देते हैं उसको, तो मतलब पानी ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी सी एक छोटी सी नाली उधर जा रही है, छोटी छोटी सी नाली के अंदर सारी क्यारी के अंदर पानी फैल जाता है, फैलता है नहीं फैलता, फैलता है ना, वैसी हालत हो जाती है। अब देखो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये प्रमुख जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? कौन सा है बेटा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बेटा? एंजल जलप्रपात। अब देखो अपन ने जस्ट देखा कि अनेक धाराओं में विभाजित हो गई नदी, है ना, और जिसका वितरिका कहा जाता है, और यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। निक्षेपण मतलब जो मान लो, और अब आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप क्या करोगे कि भाई साहब ये वजन को धीरे धीरे उतार दो यार, थोड़े थोड़े से पटके जाके भाई पता ही नहीं लगे, है ना, धीरे धीरे थोड़े थोड़े से उतारते जाओगे भाई, अब चला नहीं जा रही, क्योंकि सारे के लेके चलो चला ही नहीं जाएगा, और धीरे धीरे को उतारते जाओगे। वैसे ही नदी क्या है, धीरे धीरे फिर उसके जैसे आखिरी में पहुंच जाती है ना, तो उसके साथ अपने क्षेत्र को, अपने अपर्दन को अपने साथ जो बहा कर लाई है अपशिष्ट पदार्थ, उनको धीरे धीरे छोड़ दी जाती है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपित करने लगती है, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेटा का क्या होता है, निर्माण होता है, और उससे क्या हो जाता है, मुहाने। जैसे मान लो अब ये नदी, अरे इधर देखो बेटा सब, जैसे ये नदी बह रही है और नदी के यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा। इसे क्या कहेंगे, डेल्टा। क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा किसे कहेंगे, जो भी नदी के द्वारा यहाँ से जो बजरी मिट्टी
बजरी, मिट्टी और जो भी पत्थर वगैरह, जीवाश्म वगैरह जो सब बाहर का ला रही थे, उनको यहाँ पे जमा कर दी। क्यों? उनको यहाँ पे छोड़ दिए लाके, है ना। और इनके छोड़ने से क्या हो गई, यहाँ पर मिट्टी, नई मिट्टी निर्माण होगी, है ना। तो उसे क्या कहेंगे अपन? डेल्टा। यहाँ तो होगी बंगाल, मान लो पानी का समुद्री क्षेत्र, और यहाँ से स्थलीय क्षेत्र, स्थल क्षेत्र और समुद्र के बीच का क्षेत्र जहां पर नदी अपना अवसादों को लाके जमा करती है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। अवसाद का जमाव क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा, है ना। यहाँ पर ये सब अपने अवसाद वगैरह जमा हो गए, यहाँ पर ये डेल्टा कहलाएगा। आखिर में नदी अंतिम अवस्था में किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। बेटा किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। अब अपन ने देखो सबसे पहले दो प्रकार की क्रियाविधि पढ़ ली है। अपन ने अपरदन पढ़ रहे थे, इसके अंदर दो प्रकार की पढ़ लिए। कौन कौन से? एक तो जल के द्वारा पढ़ लिए, है ना। और दूसरा अपने नदी के कार्य तो देख रहे थे। नदी के कार्य में एक तो अपन ने कौन सा देख लिया? जलप्रपात का देख लिया। जलप्रपात का देख लिया ने। जलप्रपात के अंदर अंतिम अवस्था के अंदर जैसे नदी किसका निर्माण करेगी? डेल्टा का। अब अपन दूसरा देखेंगे समुद्री तरंगों के कार्य। किसके देखेंगे? समुद्री तरंग क्या होती है? देखो सबसे पहले आपको ये बताते हैं समुद्री तरंग होती क्या है। एक बार बताओ भाई मेरे को, समुद्री तरंगों में कौन, समुद्र के किनारे कौन कौन जाएगा आप लोगों में से बेटा? तो गंगा नदी के पास है। चल मेरे को ये बताओ, आप में से झील किस किसने देती है? झील को कौन कौन देखा है आप लोगों में से? झील जानते हो? झील क्या होती है? तालाब किस किसने देखा है? बंदा किस किसने देखा है? बंदा तो सबने देख लिया, कुछ नहीं देखी बेटा। चलो एक गड्ढे में पानी भरा हुआ देखिए, बहुत बड़े सारे गड्ढे में, है ना। तो देखो उदाहरण के लिए एक तरह से बहुत बड़ा गड्ढा है, क्या कहलाता है? समुद्र कहलाता है। बहुत बड़ा हो, छोटे छोटे गड्ढे तो अपन देखते हैं, है ना। अब उसे अपन समुद्र नाम दे दिया, उसके अंदर बहुत सारा जल होता है, बहुत क्षेत्रफल का बहुत ज्यादा मात्रा है ना। अब देखो उदाहरण के लिए वैसे ही समुद्र होता है, जैसे अपना गड्ढा होता है, तालाब होता है। जैसे मान लो ये तालाब है ना, इसके अंदर जल भर दिए। अब इसमें क्या होता है बेटा? मान लो जैसे ये द्वीप मान लो आप, बाकी के क्षेत्रों में ये क्या हो गए? महाद्वीप और महासागर हो गए, मान लो ऐसे, है ना। ठीक है। अब इसके अंदर बेटा देखो ये क्या अपन क्या पढ़ रहे हैं? समुद्री तरंगों। समुद्री तरंगे। अब बेटा देखो समुद्री तरंगे देखो क्या होती है। जैसे मान लो बीच बीच पे तो देखो ये महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है ना। हाँ वहां बर्फ जमी हुई है ना, उनके बारे में नहीं देखेंगे अपन, है ना। अब बाकी के क्षेत्रों में देखो बेटा, यहाँ पे पानी भरा हुआ है सब क्षेत्रों के अंदर। अब देखो समुद्री तरंगे क्या होती है? जैसे आपने कभी मान लो कोई भी नदी या तालाब के अंदर आपने कभी हवा चल रही हो, या फिर कभी आपने कोई पत्थर उत्तर फेंका हो, तो उसके अंदर वो किरणें से उड़ती हुई देखा है क्या आपने? जैसे गोल गोल सी किरणें उड़ती है और वो जाके आखिरी में किनारे से टकराती है, देखा है? किसने देखा है? जैसे मान लो अपना कोई भी गड्ढा भरा हुआ है, जैसे मान लो अभी खेतों में से मिट्टी ज्यादा उठाते हैं लोग बाग, मिट्टी उठाते हैं। जैसे मान लो ये आपका खेत है, मान लो ये
है ना। ये बाकी के और लोगों की खेत, इस खेत में से मिट्टी उठी हुई है ना। अब इसमें मान लो जैसे बरसाती दिनों में पानी भर गया भाई साहब, पानी भर गया है ना, पानी भर गया। अब पानी क्या होता है, जैसे मान लो उसको 10-15 दिन महीना भरोगे तो ये पानी क्या करता है, आसपास यहां से जाके टकराएगा, इनके जाके टकराएगा ना, इस किनारों पे जाके टकराएगा ना। और ये दूसरे के खेत का डोड़ा है तो बेटा उसको भी काट लेता है, धीरे धीरे अपने में मिला लेता है, उसको मिलाता है, नहीं मिलाता है, मिट्टी कट कट के चल जाती है ना, जाती है नहीं जाती बेटा, जाती है ना। ये यहाँ से दूसरे का वो ये माँ का डोड़ा है, काट दो भैया। उससे पहले क्या कहते हैं भाई, जगह छोड़ के उठाना कंप्यूटर, बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, अब ये इसकी जगह बढ़ के ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, अब कितनी बढ़ गई, ये हो जाता है ना, बढ़ती कि नहीं बढ़ती बेटा, बढ़ती है ना। देखो बेटा समुद्री लहरें भी सेम ऐसे ही काम करती है। जैसे समुद्र के अंदर जो भी हलचल होती है उनके कारण से, क्या हवा के कारण, और एक तो हवा के कारण है ना, हवा घनत्व है ना, और दाब और तापमान और नमक की मात्रा, नमक का प्रतिशत बेटा आदि अनेक कारण है। इनके कारण ये पानी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब विचलन करना रहता है, मतलब पानी गति करता रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो समुद्रों को पानी गति करेगा तो कहां से कराएगा, द्वीपों के किनारों से टक्कर खाएगा, इनसे टक्कर खाएगा बेटा। तो इनसे जैसे पानी टकराएगा तो ये क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, जैसे ये खेत अपर्दन होता है वैसे ही अपर्दन हो जाएंगे, होगा नहीं होगा ना। जैसे मान लो इस खेत के अंदर मान लो कि एक पहले पेड़ था है ना, पेड़ था तो अपने एक टापू छोड़ दिया। टापू क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी और द्वीप वही होता है। तो अब धीरे धीरे ये पानी इसको भी अपने में मिला लेगा, बराबर हो जाता है ना। पेड़ के लिए मतलब जो भी अपन ने गड्ढा छोड़ दिया, या फिर मान लो कोई नापने के लिए छोड़ दिया, या मान लो कोई ऊंचाई मापने के लिए छोड़ दिया, भाई कितनी उठाई मिट्टी इसमें से, तो उसके लिए छोड़ दिया। तो ये गड्ढा धीरे धीरे पानी से वो धीरे धीरे समतल होता पहले इतना ऐसा बनेगा, इतना सा बनेगा, फिर इतना सा बनेगा, फिर धीरे धीरे इसी में मिल जाएगा। होता है नहीं होता है, होता है ना। वैसे ही बेटा ये क्या होती है, ये समुद्र की लहरें भी होती है, समुद्र का जो हमारी, अब आप देखो ये तो अपने देश का खेत है, से पानी है, ये तो इसी गति करेगी। अब ये समुद्र कितना बड़ा है, कितनी, अब सारा पानी एक साथ में कितनी गति करेगा। अब आप देखो फिल्मों के अंदर देखा ना, पानी कैसे चलता है, टकराता है, कितनी वक्त दर हाँ देख लो तो बेटा, वो क्या है, यही तो है बात। जैसे यहाँ से टकराता है तो ये किनारे क्या होते हैं, कटते हैं बेटा इनसे, है ना। तो इनसे हल्का हल्का इनसे भी अपर्दन होता है। अपर्दन की तो बात कर रहे हैं अपन भाई, अपन ये देख रहे भाई ये चट्टाने कैसे कटी भाई। अपर्दन में क्या देख रहे थे अपन ने, चट्टानों का टूटना फूटना। अब किन किन कारणों से टूटता है, सबसे पहले अपन ने नदी द्वारा, जल द्वारा देख ली। अब अपन किन के द्वारा देख ले, जल के अंदर ही समुद्री लहरों के द्वारा भी होता है, समुद्री लहरों के द्वारा देख रहे हैं अपन ये। अब देखो समुद्री लहरें भी महाद्वीपों के जो किनारे होते हैं ना, उनको टकराती है और उनको का अपर्दन करती है किनारों से। समुद्र तो चारों तरफ है, पत्ती जैसे मान लो पूरी गोल है तो इसके चारों तरफ समुद्र है। देख बेटा नीचे कैसे करेगा, जैसे एक बात बताओ मेरे को, बॉल है क्या किसी के पास, बॉल क्रिकेट की बॉल दो बेटा, अब बेटा अब आपको पता है, जैसे मान लो अपनी पृथ्वी इसकी जैसी है, इसकी जैसी है। अब एक बात हो बेटा, इसके अंदर जैसे मान लो गड्ढे हो जाए, गड्ढे है ना, इस बोल के अंदर गड्ढे रहे। अब गड्ढों में तो क्या भर गया, पानी, ठीक है। और ऊपर का भाग पे अपन रह रहे, महाद्वीप हो गए। और दूसरी बात तो बेटा अपन अब इसके नीचे भी आदमी ले रहे, इसके ऊपर भी आदमी ले रहे, नीचे भी लटक रहे हैं आदमी, साइडों में भी लटक रहे हैं और इधर भी लटक रहे हैं, ऊपर भी बैठे हुए आदमी। अब इसमें बेटा एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो बल है, इसको चिपकाए हुए है, पानी को भी छोड़ता नहीं है, अपन को भी छोड़ता नहीं है। समझ रहे हो बात,
है ना। वो गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है वो किसके कारण रुका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वहीं पे चिपका हुआ है। समझ रहे हो बात, है ना बेटा। एक ये सबसे बड़ी संकल्पना दी शार्प महोदय, एक नाम है वैज्ञानिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। शार्प महोदय ने सन 1938 के अंदर एक सिद्धांत दिया था बेटा इनका, किसका? कि कुछ स्थान निम्न की ओर, निम्न स्थान में बदलने के लिए क्रियाशील रहते हैं। बेटा ये सात महोदय एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सन 1938 गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर कि जो भी ये पर्वत वगैरह ये सब है ना, ये सब नीचे क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते। उसने ये दिया कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सब ऊंची ऊंची ये सब चीजों को अपने में समतल करने में लगा हुआ रहता है। ये बोलता है कि मेरा काम है सबको समतल करना, है ना। और बाकी की जैसे पृथ्वी की आंतरिक गतियों और बाह्य गतियों के कारण जो ये स्थलाकृतियों का निर्माण करता रहता है। पृथ्वी की आंतरिक गति अपन ने एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दो प्रकार के बल देखे अपने जस्ट, है ना। तो उन बलों के कारण ये स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता रहता है, इनको स्थिर करता रहता है और ये इनको आपस में जकड़ के रखता है। जैसे मान लो कोई यहाँ, तो अब आप बेटा अपन जैसे मान लो नीचे है तो नीचे गिरेंगे थोड़ी इसलिए, है ना। अपन जैसे मान लो नीचे का देखेगा तो भी वही आसमान दिखेगा, उसको ऊपर का ऊपर बैठा देखेगा, यहाँ से ऊपर से देखेगा तो भी वही आसमान, यहाँ से देखेगा तो भी वही आसमान और यहाँ से देखेगा तो भी वही आसमान। और ये हो रहा है, ये घूम रही हो रहा है और घूमने के बाद भी देख लो अपन फिट रही है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से फर रही है, ये अपनी जगह भी पड़ रही है और ये ऐसे भी चक्कर लगा रही है, ऐसे भी चक्कर लगा रही है। मुख्य कारण क्या है इसका, अपन क्यों नहीं गिरते? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ गए? और कोई बात इसकी? इसके अंदर है और ये मिसाइल हाँ मैं देखती है फोड़ जाता है बेटा, फोड़ के नहीं जाती, ऊपर से जाते हैं सीधे, है ना। फोड़ के तो अपन ने कल बात हुई थी क्या कि पृथ्वी के अंदर अधिकतम 4 किलोमीटर तक की दक्षिण अफ्रीका की खाने हैं और कोला नामक क्षेत्र पे है और बाकी एक जगह ओनली 11 किलोमीटर तक की खुदाई है। 11 किलोमीटर से ज्यादा उसके नीचे पृथ्वी में कोई जाया ही नहीं आता। अपन को प्रत्यक्ष रूप से स्रोत किसके माध्यम से लेता, हाँ भाई कहीं पे मैग्मा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, तो लावा से पदार्थ लेके चेक करते हैं कि हाँ यार पृथ्वी की नीचे की स्थिति ये है। लेकिन अब मानव ने तभी तक नीचे तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की जगह कितनी है, 63 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर है, जबकि अपन तो ओनली 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर तक पहुंचे हैं और कई जगह एक जगह 11 किलोमीटर तक पहुंचे। इससे ज्यादा नीचे नहीं, कहाँ 6371 और कहाँ 4 किलोमीटर। अब बताओ हम पहुंचे नहीं, इसके ऊपर से अपन उसके ऊपर से आसमान चल जाते हैं इसके इधर से, क्योंकि चंद्रमा क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी की और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। समझ रहे हो बात? तो अपन ने दो प्रकार की बातें कर ली, समुद्री तरंग के कार्य देखी, समुद्री तरंगों की। अब समुद्री तरंगे पढ़े अपना के कैसे काम करती है, समझ में आ गया बात? अब देख थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये चीजें समझ में आ गई, ये इनको अपरिचित कर दिया है। अब देखो आपने ऐसी तो आकृतियां कई जगह देखी बेटा, जैसे मान लो ये समुद्र है और इसमें मान लो ये चट्टान है, मान लो समुद्र में कोई चट्टान है ना, और यहां से मान लो पानी भरा हुआ है इधर से। अब बेटा जैसे ये पानी मान लो जैसे इसकी तो ये कठोर चट्टान हो गई, कठोर चट्टान, इधर भी कठोर हो गई और इधर भी कठोर, और बीच में रह गई कौन सी? मुलायम चट्टान। कौन सी? मुलायम चट्टान। क्योंकि अपन कोई भी पत्थर को देखते हैं तो बेटा सब पत्थर एक जैसे थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना। जैसे मान लो अपने घर में कोई भी पत्थर होते हैं, कई सारे पत्थर होते हैं, सब पत्थरों की अलग अलग क्वालिटी होती है, क्योंकि कोई पत्थर बहुत भारी होता है, बहुत मजबूत होता है और कई पत्थर थोड़ी सी देर में फूट जाते हैं,
है ना। चट्टानों की प्रकृति होती है बेटा, अनेक परतें पाई जाती है चट्टानों के अंदर, जो वो क्या है अलग अलग प्रकार की, उनके संगठन के अलग अलग प्रकार की। तो क्या है, अब जैसे ये समुद्री लहरें है, इधर क्या है समुद्री लहरें, समुद्री लहरें, जैसे बेटा ये समुद्री लहरें इस चट्टान से टकराएगी तो जो बेटा इसके अंदर जो कठोर भाग है वो तो थोड़ा सा धीरे धीरे कटेगा, और जो मुलायम भाग है वो क्या है तीव्र गति से कट जाएगा, है कि नहीं। तो मान लो जैसे ये मुलायम परत रहेगी तो ये बेटा ये सीधी कट गई पूरी, तो बीच में इसके छेद हो गया, है ना, तो बीच में छेद हो गया। तो ऐसे अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, किनके द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा। किनके द्वारा, क्या पढ़ रहे हैं अपन टॉपिक, समुद्री लहरें। अब देखो आगे आओ, देखो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। ये क्या करते हैं, तट क्या अपन देखें, तट कौन सा रहेगा, जो स्थल भाग का क्षेत्र और जो समुद्र भाग के जो बीच का जगह है वो क्या कहलाता है, तट। स्थल और समुद्र का बीच का भाग क्या कहलाता है, तट। जहां से एक तरफ से तो पानी मिलता है, एक जगह से स्थल भाग मिलता है, उनका बीच की जगह क्या कहलाता है, तट। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं और तट पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां बनाते हैं कट कट के, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। अभी जस्ट अपन ने देखा समुद्री गुफा, अगर वो चट्टान थी और उसके चारों तरफ अगर छेद हो गया तो क्या कहलाएगा, अभी चित्र बनाया था बेटा, बीच में से अगर मुलायम चट्टान थी तो क्या कहलाएगी, समुद्री गुफा। क्या कहलाएगी, समुद्री गुफा। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते, और जैसे मान लो, और जिससे केवल क्षति बचती है, और इन गुफाओं के बड़े, और ये गुफाएं मान लो काफी बड़ी हो गई तो मान लो साइड होकर सारा के थोड़ा बहुत दो पिलर की तरह बस जगह रहेगी और बीच में से पूरी आर पार, है ना, तो वो क्या करें, खाली छत बची है बीच के ऊपर की, बाकी बीच में से आर पार जाओ, दो खंबे बच गए मान लो खाली इतने से, जिसे तटीय क्या कहेंगे, मेहराब। अपने ये जस्ट बात की है दीवार की बात की, अब एक बार बताओ, यहां से यहां तक तो पूरा बर्तन हो गया इसका, ये क्या होगी, समुद्री गुफा। क्या होगी, समुद्री गुफा। यहां से पानी जा रहा है, समुद्री लहरें जा रही है इधर से, अब इधर से समुद्री लहरें जाने लग गई, मान लो इसकी आर पार जा रही है, ये तो समुद्री गुफा हो गई। अब जैसे मान लो और धीरे धीरे और भी ज्यादा बर्तनों के लिए फिर क्या हो जाएगी, मेहराब। ऊपर क्या क्या बन जाएगा, खाली ये मेहराब, मेहराब सा रह जाएगा ये खाली इधर से, है ना, और बाकी का बीच में से नीचे से बर्तन हो जाएगा, और ज्यादा बर्तन हो जाएगा, मान लो इस पे यहाँ से इधर से, समझ गए बात। बीच बीच का ऊपर का बच गया, फिर नीचे से आओ जाओ आराम से, रास्ता हो गया, एक तरह से गेट हो गया। और जिन्हें तटीय मेहराब बनते हैं, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है, और धीरे धीरे समय बीतता है तो धीरे धीरे छत भी आ जाती है लपेटे, है ना भाई, एक साथ थोड़ी आते हैं सब चीजें, धीरे धीरे तोड़ देता है, और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसे इन आकृतियों को क्या कहते हैं, और जैसे मान लो अब धीरे धीरे तटीय मेहराब हो गए, अब धीरे धीरे मान लो जैसे ये भी टूट गई, क्यों, क्योंकि मान लो धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा अपरदन हो गया, इतनी सी बची है, मान लो ये इतनी सी बची है, तो इतनी सी में ये वजन से निपाती रो आ रहे, धड़ाम से नीचे गिर गया भाई, छत गिर जाएगी ना, तो दीवारें टूट जाएगी, एक दीवार तो सारी छत नीचे आ जाती है, वैसे इनकी स्थिति हो जाएगी। और जब ये टूट जाते हैं तो फिर किन काट, मान लो ये खाली ये खंबा थोड़ा सा इतना इधर बन गया, थोड़ा सा इतना इधर बन गया, ये क्या कहलाएंगे, हैं बताओ देगा, स्टेट क्या कहेंगे, स्टेट। हाँ स्टेट क्या कहेंगे, स्टेट।
अपन ने 3 प्रकार की इस्तेलाह करके पढ़ ली है। कौन कौन सी? एक तो मेहराब पढ़ लिए, फिर छत हो गई, छत को क्या कह रहे थे? मेहराब। और एक गुफा पढ़े थे, समुद्री गुफा, है ना, समुद्री मेहराब, और एक स्टेट। अब इनमें से देखो समुद्री मेहराब तो कौन से रह गए? समुद्री मेहराब हो गया, समुद्री मेहराब हो गया। नहीं भाई, यहां से पानी जाएगा, ये खंबे पिलर भी रह गए इसके ऐसे कैसे, है ना, और यहां से इधर से क्या हो रहा है? ऊपर छत भी है, तो समुद्री मेहराब हो गई। और गुफा क्या हो रही थी? जैसे मान लो इतनी बड़ी है, तो बीच में से मान लो खाली थोड़ी बहुत निकली है, बाकी पूरा ऐसे कैसे, ये गुफा हो गई। बात आई समझ में? ये समुद्री गुफा होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये बनी, फिर उसके बाद में ये बनी, और उसके बाद में ये बनी। पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है बन गई, और आखिरी ये भी मिल जाएंगे। सबसे पहले समुद्री गुफा, फिर समुद्री मेहराब, और उसके बाद में स्टेट। समझ गए बात? ये किनसे निर्मित हो रहे हैं? समुद्री तरंगों से। किनसे? समुद्री तरंगों से। समुद्री तरंगों से, समुद्री तरंगों से निर्मित आकृतियां। ठीक है, ये सब आकृतियां बन रही किनसे? इनका किनसे बन रही है? ये समुद्री लहरों के कारण। और उसके बाद दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। और जो आखिरी में जो फिर छोटे छोटे से रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं? भृगु। और आखिरी में इनको भी फिर छोटे छोटे से ऊंचे उठे रह जाते हैं, और चौथा रह जाता है फिर समुद्री भृगु। समुद्री भृगु चौथी आकृति है, वो समुद्री भृगु। आगे भी ये भी इतना ऊंचा है, तो पिलर की तरह दिए, ये भी कट कट के फिर छोटा हो जाएगा, है ना, तो समुद्री भृगु का निर्माण हो जाएगा। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुली का क्या करती है? निर्माण करती है। और उसके किनारे फिर उनके किनारे उन अवसाद को किनारे जमा कर देती है, और उनके पुलिन का निर्माण करती है। अब अपन ने देखो जल के कार्य देख लिए। जल के कार्य में सबसे पहले नदी के कार्य देख लिए। नदी जल अनेक रूपों में बहता है। जल नदी में बहेगा तो कौन कौन सी आकृतियां बनाएगा वो देख ली बेटा। कौन कौन सी देखी अपने? कौन कौन सी आकृति देखी नदी के अंदर? चापाकार झील देखी। देखी कि नहीं देखी बेटा? सबसे पहले नदी के अंदर चापाकार झील देखी। फिर उसके बाद में अपन देख ले नदी जल के दूसरे कार्य समुद्री लहरों के रूप में कार्य। उससे सबसे पहले किसका निर्माण हो रहा था? समुद्री गुफा का निर्माण हुआ बेटा। फिर दूसरे नंबर पे किसका निर्माण हुआ? समुद्री मेहराब का निर्माण हुआ बेटा। और समुद्री मेहराब जब उसकी छत नीचे गिर गई तो फिर किसका निर्माण हुआ? स्टेक का, खंबे पिलरों के रूप में, है ना। और स्टेक के बाद बेटा किनका निर्माण हुआ? समुद्री भृगु का निर्माण, है ना। भृगु एक अवशेष रह जाते हैं फिर उनके। ठीक है, अब अपन देखिए आगे हिमनद के कार्य देखते हैं। हिमनद मतलब जहां पर बर्फ होती है, बर्फ के कार्य। हिम के द्वारा भी अनेक कार्यों के द्वारा क्या होते हैं? अपरदन होता है। अब वो देखते हैं अपन हिमनद द्वारा। देखो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देते हैं, और गोलासी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी क्या होती है? निक्षेपित होती है, और ये निक्षेप हिमनद या हिमोड का निर्माण करते हैं। हिमनद से किनका निर्माण होता है? हिम नदी या हिमोड। हिम नदी या
हिमोड का निर्माण होता है। ये 2 आकृतियाँ होगी इसके अंदर। अब उसके बाद में देखेंगे बेटा पवन के कार्य। पवन का मतलब हवा से निर्मित, इस तरह कर दिया है ना। क्या आप कभी रेगिस्तान देखा है? अपने रेत के टीले देखे ना आप लोगों ने? तो आपने देखा हो तो बालू के टीले, जब भी हवा चलती है उन बालू के टीपों में से रेत उठाती है और कोई दूसरी जगह जमा कर देती है ना। वो टीला उठ के दूसरी जगह हो गया, वहां से टीला खत्म, हवा चली तो होता है ना। बालू टीले टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। तो बेटा आज आप जाके ये काम करोगे कि अपने पास कौन कौन से बालू के टीले हैं, और वो बालू के टीले जैसे मान लो हवा के माध्यम से कैसे बदलते हैं, अपने पापा से, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, नाना से, किसी से भी बड़े बुजुर्गों से बात करोगे और पूछोगे कि दादा हमें ये बताओ कि बालू के टीले कैसे क्या काम करते थे आपके ज़माने में। और उसके बाद में आप खुद भी देखोगे, जैसे मान लो अब गर्मियाँ शुरू होने वाली है, लू चलेगी तो अपने आसपास खूब मृदा है, रेत ही रेत है। तो ये रेत जैसे देखो कि धूल भरी आंधियाँ चलती है और कहीं पे कटाव लग के वो कटाव वहाँ से मिट्टी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और वहाँ पे एक अलग ही प्रकार की आकृति बन जाती है, जैसे गड्ढे की है ना, लहरनुमा आकृति। अब वो आकृतियाँ कौन कौन सी होती है उनको देखेंगे अपन। देखो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं। छत्रक, और जिसे सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। छत्रक शेल उन्हें आप सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? छत्रक शेल के नाम से। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग में को आसानी से काटती है। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को क्या काटती है? आसानी से। देखो बेटा इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। छत्रक शेल क्या होती है? इसको हटाओ तो बेटा एक बार। देखो ईंटों का मकान आपने कभी कोई ये सबसे पुरानी तो देखो वो मिलेगी आपने किस किस के कुआ, और उसके ऊपर घमटी किस के बनी हुई है? घमटी। हाँ मतलब घमटी, और वो भी ईंटों की किस की बनी हुई है? घमटी बनी हुई है और ईंटों की, और ईंटों के ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ हो, या फिर कोई एक ऐसा बहुत पुराना मकान देखा हो जिसको ईंटों का बना हो, वो प्लास्टर नहीं हो रहा। किसने देखा है ऐसा? तो आपने देख ला कभी भी एक बहुत ईंटों का पुराना मकान होता है ना, काफी पुराना, तो उसमें देखना जैसे जैसे ईंटें, जैसे मान लो तो बेटा ये ईंटें क्या होती है ना, आपने सबसे अच्छा हवा का पर्दा ये देखो, ये ईंटें है ना यहाँ से खरने लग जाती है। और ये बीच में से जैसे मान लो ये ऊपर से मसाला लगा, यहाँ से रह जाएगी, यहाँ से रह जाएगी, यहाँ से रह जाएगी, और बीच में से लगभग यहाँ से काफी मात्रा में खर जाती है ना, इसकी मिट्टी बाहर निकल जाती है, तो मतलब एक छेद की तरह हो जाती है। किसने देखा है इसी ईंटों को? नहीं देखा। और देखो अगर इधर से इधर की तरफ पहुंच जाते हैं, आरवाड़ी की तरफ, वहां पे देखना वो एक ये घुमाई की तरफ है ना, वहां पे एक घंटी बनी हुई है, उस घंटी की देखना वो मकान है ना उस मंदिर के पास में, उस मंदिर ये इधर अपनी तरफ रास्ता आता है ना, तो उस रास्ते के बगल में देखना एक घंटी सी बनी हुई है ना, और उस घंटी पे देखना कि वहां पे पूरी ईंटें बिल्कुल पूरी तरह से अपराधित हो गई है, उसकी ईंटें है ना, तो बिल्कुल पूरी तरह से छेद हो गया है। तो बेटा हवा का सबसे छत्रकशील आगे ऐसे ही काम करती है। ये बात समझ में आप, ये ईंटों को है ना, ईंटों का अपरदन हुआ देखती है, एक किसके कारण? हवा के कारण, जलवायु के कारण, इनके कारण पसंद। अब ऐसे छत्रशिला क्या होती है? देखो जैसे मान लो आपने
सेल मान लो एक ऐसी सेल, ऐसी विभिन्न परतों में होती है। सेल विभिन्न परतों में। बेटा चुप रहो एक मिनट है। विभिन्न परतों के रूप में पाई जाती है, जैसे मान लो। अब देखो बेटा क्या होता है, अपन ने जस्ट देखा था कोई परत बहुत कठोर होती है, कोई परत बहुत हल्की होती है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो परत मान लो जैसे ऊपर की परत कठोर रह गई, ये थोड़ी सी और कठोर, कम कठोर, फिर और कम कठोर, बहुत कम। अब इसके अंदर जैसे मान लो जैसे ये सबसे ज्यादा कठोर, ये कम कठोर, ये कम और ये बहुत कम। इसके अंदर बेटा क्या होगी, ये बहुत कम है, ये तो बहुत ज्यादा प्रतीत हो जाएगी, है ना। अब इसके अंदर क्या हो गया, जैसे मान लो ये थोड़ी सी कम कठोर थी तो ये कितनी हो गई, ये उससे ज्यादा कम थी, ये इतनी रह गई, ये और नीचे वाली और भी ज्यादा कम थी, ये इतनी हो गई। अब ये नीचे से पर तो ये इस तरह भाग हो गया, इस तरह। अब इसमें उधर क्या होता है कि ये नीचे से तो चट्टाने से ना जाते, ऊपर से छतरी के नुमा करती है उधर। ऐसे आकृति की चट्टाने देखी कभी आपने, मान लो ऐसे आकृति की। अब ये फिर ये कैसे निर्माण होती है, देखो ये ऐसे अपन को ऐसे लगती है, फिर ऐसे देखा है कभी आपने, कोई पत्थर देखा है कैसे बैठा हुआ बेटा। ये आपने कई जगह ऐसे पत्थर होते हैं ना, वो आपने नहीं देखा तो आपको घुमा के लाएंगे, फिर दिखाएंगे। पर्वतों के कभी जाओ ना, पर्वतों में कभी ऐसे है ना, उन पे देखना कि ऐसे पत्थर दिखाई देंगे। माटी उठे, वो तो पढ़ने में तो तरंगा प्रदन देख लिए, जलीय प्रदन। ये अपन ने देखो वो तरंगा प्रदन होता है ना, यहाँ से टकराएगी क्योंकि यहाँ पे टकरानी नहीं है ना, और यहाँ पे टकराएगी। जैसे वो तो अपन ने जल के कारण देख लिया प्रदन को, ये किसके कारण, हवा के कारण यहाँ से गिर जाती है और ये भी ऊपर कैसे गिर जाती है क्योंकि कठोर परत है। बोल ऐसे काट लिए बाटा ऑटोमेटिक ही कट जाता है वो। अब सुनो इधर, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, और रेगिस्तान में पवन अपरदन का मुख्य कारण क्या है, पवन। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग की अपेक्षा किसको आसानी से काट रही है, इसके निचले भाग को आसानी से काट रही है। इसलिए ऐसी सेलों के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। इसके आधार का मतलब नीचे का भाग, वो तो संकीर्ण मतलब छोटा सा है कि नहीं इसका, और ऊपरी भाग क्या है, विस्तृत बड़ा है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और पवन अपने इनको अपरदन कर करके एक स्थान से कहां पहुंचाती है, दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब और बहाव रुक जाता है, जैसे मान लो पवन की गति रुक गई तो वो रुक कर क्या कर देती है, उसका पहाड़ बना देती है। जैसे मान लो एक ही जगह सारी मर्दा के एक ही जगह रुक जाए तो उसके क्या बना देती है, पहाड़ बना देती है। मतलब एक ही जगह मिट्टी एकत्रित हो गई उसको। इसे बालू टिब्बा कहते हैं, इसे बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, बालू टिब्बा। जैसे मान लो मर्दा चली, हवा चली बहुत भयंकर की, हवा अपने साथ मिट्टी को उठा के लाए, और जैसे हवा रुक गई तो वो मिट्टी एक जगह जमा हो जाएगी सारी, और उसे टीले का निर्माण हो जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन जिलों में इनका निर्माण होता है। हाँ, उदाहरण के लिए इसके सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं आपको। जैसे मान लो आप रोड होती है अपनी रोड पे, जैसे मान लो रोज साधन चलते हैं, है ना, और मान लो किसी का मकान है किसी का, अब मान लो रोज साधन चलते हैं, उधर मिट्टी उठती है बहुत भयंकर, और किसी का मकान है पास में, अगर उसके अंदर एक महीने साल भर तक झाड़ू मत निकालो आप, कितने दिनों तक,
एक ऐसी जगह छोड़ दो, छत कोई सी भी है ना, साल भर तक झाड़ू मत निकालो, आप देखोगे कि यार मिट्टी की बहुत मोटी परत मिलेगी वहां पे। मिलेगी ही नहीं मिलेगी? अरे आप रोज झाड़ू निकालते हो तो ही कितनी ऊंची परत जम जाती है ना, परत तो दिखाई नहीं देती है ना। अब सोचो तो ऐसे क्या होती है, हवा के द्वारा भी इस कलाकृतियों का निर्माण होता है। हवा जैसे चलती है तो उनसे क्या होता है, मिट्टी जाती है और एक जगह रुक के टीबे का निर्माण करती है। और इन्हों किस नाम से जाना जाता है, बालू टिब्बों के नाम से। जब बालूकण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। और जैसे मान लो अगर कोई हल्का रहेगा तो उसको ज्यादा दूर तक ले जाएंगे, और कोई भारी रहेगा तो कम दूर तक चलेगा, है कि नहीं। और जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। जब ये विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र में जम जाते हैं ना तो इन्हें क्या कहेंगे, लोएस। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, और लोएस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं ज्यादातर, चीन के अंदर। ओके, और अपना पाठ समाप्त हो गया। अपन ने पवन के कार्य देख लिए। लोएस के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, और जो मिट्टी से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाएंगे, बालू टिब्बे। क्या कहलाएंगे, बालू टिब्बा। बालू टिब्बा। तो बेटा आज अपन ने विभिन्न इस कलाकृतियों का निर्माण देखा। पानी से, पानी के अंदर किन किन से देखा, नदी द्वारा और समुद्री लहरों द्वारा। उसके बाद में अपन ने हिमनद द्वारा, हिमनद मतलब ग्लेशियर, बर्फीले बर्फ के पर्वतों द्वारा, है ना। और उसके बाद अपन ने देखे पवन, हवा के द्वारा निर्मित कार्य, है ना। आज का अपना अध्याय पूरा, और अपन कल चर्चा करेंगे अगले अध्याय के बारे में। ओके, ठीक है बेटा।